वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का वॉल्यूम 1। चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। 11th में हमने क्या पढ़ा था? हमने सीखा था जर्नल बुक बनाना, हमने सीखा था लेजर मेंटेन रखना, हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस बनाना, और उससे हम क्या करते थे? फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में बनाते थे बैलेंस शीट, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते थे? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपने बिजनेस की हम लोग जान पाते थे। तो ये था सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने पढ़ा था वो क्लास 11th में पढ़ा था। लेकिन क्लास 12 जब आएगा तो अब आप लोग सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं करेंगे। अब हम लोगों को पार्टनर्स और उनके बिजनेस की, पार्टनर्स कैसे बिजनेस को डील करते हैं, कैसे वो लोग बिजनेस चलाते हैं, कैसे उनका ट्रेडिंग पीएल बनता है, कैसे उनका एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, कैसे उनकी बैलेंस शीट बनती है, पूरे फर्म की बैलेंस शीट बनती है, ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 में। तो क्लास 12 में पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में फंडामेंटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बेटा सेक्शन 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है। देखिए इसकी डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है। सीयूटी में बेटा इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद 2022 में इसका क्वेश्चन आया था कि पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 उसके कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन आई थी? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो हमें क्या टिक करना है? सेक्शन 4। और एक और घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से सन में आया था? 1930, 31, 32 या 33? तो बेटा इसका आंसर क्या है? 1932। चलिए देखिए क्या है डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? संबंध होता है किसके बीच में? पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो पार्टनरशिप एक तरीके से क्या है बेटा? किसका रिलेशन बताती है? पर्सन्स का। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप रिलेशन बताती है किसका? पर्सन्स का, जो एग्री करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे? एक दूसरे से शेयर करेंगे, अपने लाभ हानि को बांटेंगे। हु हैव एग्रीड, जो क्या किस बात पे एग्री करते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि वो अपने प्रॉफिट्स को क्या करने वाले हैं? शेयर करने वाले हैं। प्रॉफिट्स कहाँ से आएगा बेटा? बिजनेस से आएगा। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस जो है वो चलाया जाएगा सबके द्वारा, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से किसी एक के द्वारा। तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या सीखा? कि पार्टनरशिप एक तरीके का संबंध है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करना, और जो बिजनेस होता है बेटा वो या तो सबके द्वारा मिलकर चलाया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है? सारे पार्टनर्स सब के सब एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं और कुछ पार्टनर क्या करते हैं? उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को या डे टू डे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसका लेखा जोखा करते हैं। तो ये है हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसको बेटा बहुत ही अच्छे से लर्न करेंगे। ये डेफिनेशन आपके क्या है? सेक्शन में 4 में लिखी गई है, और इसमें हम लोग जब भी लिखेंगे क्वेश्चंस तो इसमें से कोई भी वर्ड्स को भूलेंगे नहीं। हूबहू जैसे लिखा गया है वैसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, बहुत अच्छे नंबर हमारे आएंगे। इसके बाद बेटा हमारे पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है, आइए देखते हैं हमारे पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं होती है। तो बेटा सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर है वो क्या है? 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग होना। तो बेटा पार्टनरशिप जो होती है वो कम से कम उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 2 व्यक्ति, और ज़्यादा से ज़्यादा 50। तो बेटा अब एक अकेला आदमी तो ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो कम से कम हमें कितने लोग लगेंगे? 2 लोग लगेंगे। तो पार्टनरशिप का पहला ही फीचर क्या है? 2 और मोर पर्सन्स। दूसरा फीचर क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है
कि उन लोगों के बीच में कोई ना कोई ओरल या रिटन बातचीत हुई होगी कि देखिए हमें इस चीज़ का बिजनेस करना है, हम इतना पैसा लगाने वाले हैं, हम अपनी फर्म का नाम ये रखने वाले हैं, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे। वो ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। थर्ड है बेटा प्रॉफिट मोटिव। जब भी बिजनेस किया जाता है बेटा, वो किस मोटिव के लिए किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसको क्या हो, लॉस हो। तो कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप करता है, जो बिजनेस करता है, उसका एकमात्र मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। फोर्थ बेटा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट बिजनेस अर्न करती है उसको पार्टनर्स को क्या करना होता है, आपस में बांटना होता है, आपस में शेयर करना होता है। फिफ्थ क्या होता है बेटा, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। वो जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का इसमें प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। इसका मतलब अगर आसान शब्दों में समझे तो एक पार्टनर खुद का मालिक भी हो सकता है और नौकर भी हो सकता है। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, एक हुक्म दे रहा है तो बाकी 3 मान रहे हैं, फिर किसी और चीज़ में दूसरा वाला हुक्म दे रहा है तो बाकी के लोग मान रहे हैं। मतलब उसी पार्टनरशिप में वो लोग मालिक भी हैं और वो लोग नौकर भी हैं। तो कैसा रिलेशन होता है पार्टनरशिप के बीच में, प्रिंसिपल का और एजेंट का होता है। 6th फीचर्स क्या बता रहा है इसका, जो बिजनेस होता है मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से कोई उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उनके बिहाफ में वो बंदा उस पार्टनरशिप उस फर्म को क्या करेगा, आगे लेकर के जाएगा। और 7वां बेटा इसका फीचर है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब जो पार्टनरशिप होती है बेटा, उसमें कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं होती, वो मिल के काम करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपने बिजनेस को आगे लेके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे किसी एक को मेन आदमी बना के बाकी को नौकर, उसमें कोई हेड कोई कुछ नहीं होता, किसी को भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं मिलती किसी को। रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की, उसका वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हमारा पहला चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बेटा सेक्शन 4 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफ़ाइन की गई है। पार्टनरशिप एज फॉलोज। क्या डेफिनेशन है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है बच्चों, पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन है, किसके बीच है, पर्सन्स के बीच रिलेशन है जो कि एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और साथ ही साथ जो बिज़नेस का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या वह उन सब के द्वारा मिला के किया जा रहा है या उनमें से बेटा किसी एक के द्वारा किया जा रहा है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बेटा सेक्शन 4 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफ़ाइन की गई है, जिसमें पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहली बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। आप जानते हैं जैसे कि पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोग, क्योंकि एक अकेला बंदा तो पार्टनर हो नहीं सकता, तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम क्या चाहिए होता है बेटा, 2 लोग चाहिए होता है। और मैक्सिमम बेटा कितने लोग चाहिए होते हैं, 50 चाहिए होते हैं। तो 2 और मोर पर्सन, क्योंकि एक सिंगल पार्टनर क्या हो सकता है, कभी भी पार्टनर नहीं होता, कम से कम 2 व्यक्ति तो लगते ही लगते हैं। इसके बाद एग्रीमेंट, जब भी पार्टनरशिप होगी बेटा उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है एक एग्रीमेंट, वो चाहे ओरल हो या रिटन हो, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, उन सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ होगा, एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से वो लोग किसी एक बिज़नेस को चलाएंगे, उसमें शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे, और जो भी बिज़नेस में प्रॉफिट होगा उसमें वो क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे।
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो पार्टनरशिप है बेटा वो फॉर्म की गई है सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है उसका। किस चीज़ का पर्पस होता है? अर्निंग प्रॉफिट। हमेशा जो भी बिज़नेस हम लोग करते हैं वो इसलिए ही करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें बेटा? पैसे कमा सकें। और जब पैसे कमाएंगे तो क्या करेंगे? वो पैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। देन देखिए उसके बाद वही पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। The agreement between the partner must be aimed at sharing the profit of the business. If some person join hands to run some charitable activity, it will not be called partnership. अगर वो सबके बीच कोई भी चैरिटेबल काम हो रहा है, जो मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस करा रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला, वो चैरिटी में जाने वाला है, तो वो कभी भी बेटा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप का मोटिव ही होता है क्या? प्रॉफिट मोटिव। और जब वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो उस प्रॉफिट को वो क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। प्रॉफिट का जो मेन मोटिव होगा वो होता है प्रॉफिट को शेयर करना। देन होता है बेटा रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। जो बेटा पार्टनर होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं? एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं अपनी फर्म के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए बी सी, मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, ए ने कोई काम दिया बी और सी को तो बी और सी उसको करेंगे। मान लीजिए बी ने कोई काम दिया ए और सी को तो ए और सी उसको करेंगे। और मान लीजिए सी ने कोई काम दिया ए और बी को तो ए और बी। मतलब यही आपस में क्या है? अपने एजेंट भी हैं और यही क्या है? प्रिंसिपल भी हैं। बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसा कि बताया गया है कि बिज़नेस जो होता है वो प्रतिनिधित्व किया जाता है या तो सबके द्वारा मिला करके या उनमें से कोई भी एक उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। लास्ट बेटा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस from its member. It means that all agreements entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly. मतलब किसी का भी अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अगर वो एक फर्म में साथ में ज्वाइन हुए हैं तो कोई वहाँ पे सेपरेट नहीं होगा, सब लोग क्या होंगे? एक समान होंगे, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद बेटा क्या आता है आपका? राइट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के क्या अधिकार होते हैं? जब भी आप बिजनेस करोगे उसमें क्या होंगे? पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स के भी कुछ अपने अपने अधिकार होते हैं, वही अधिकार हम लोगों को इसमें पढ़ना है। सबसे पहला अधिकार क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। जो बेटा क्या है? प्रत्येक पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वह अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा? आपस में अपने एग्रीड रेशियो में बांटेगा। तो क्या है? ये अधिकार होता है पार्टनर्स का। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। प्रत्येक पार्टनर को बेटा क्या अधिकार होता है? कि वो पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस में। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। जो भी बिज़नेस चल रहा है उसमें पार्टनर्स का ये अधिकार होता है कि वो उसमें कोई भी मैटर में अपना कंसल्ट कर सकता है, दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो पार्टनर्स होते हैं बेटा उनके पास ये अधिकार होता है कि वो समय समय पर अपने फर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स को समय समय पर जांच करेंगे, उनके इंस्पेक्शन करते रहेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपको पता है जब भी फर्म चलती है तो क्या होता है? बहुत सारे पार्टनर्स आते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स जाते हैं। तो जो रिटायरमेंट ले लेते हैं वो पार्टनर्स चले जाते हैं, कुछ नए पार्टनर्स उनकी जगह आ जाते हैं। तो जब भी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है, मान लीजिए 10 मेंबर हैं किसी भी फर्म में, उसमें से क्या हुआ? एक और मेंबर क्या होना चाह रहा है? ऐड होना चाह रहा है। 9 मेंबर एग्री कर रहे हैं बट एक मेंबर अभी भी एग्री नहीं कर रहा। तो कभी भी बेटा ये जो नया मेंबर है वो कभी भी इस फर्म में ज्वाइन नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबका अलाउ करना ज़रूरी है। कोई भी एक पार्टनर अगर डिसअलाउ कर देगा तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर नहीं हो पाएगा। एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सारे पार्टनर्स को ये राइट होता है कि जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो सब उसके क्या होते हैं बेटा? जॉइंट ओनर होते हैं। चलिए इसके बाद इसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती है। हमारे पार्टनर्स के अधिकार के साथ साथ बहुत सारे दायित्व भी होते हैं। जैसे क्या दायित्व होता है? अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म। इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इट शैल बी पेड टू द फर्म। हाउएवर इफ़ ही इनकर्स अ लॉस इट विल बी बोर्न बाय हिम अलोन। क्या शेयर करना पड़ेगा? If a partner earns some profit by using the firm's property or money, such profit will be paid to the firm. For example, A or B are partners in a firm. Firm
sold goods to C 5 for 5 lakhs and A gets commission of 4% from C, commission earned by A shall be paid to the firm। जैसे क्या बोल रहा है कि A और B क्या है बेटा, पार्टनर हैं। फर्म सोल्ड गुड्स टू सी, उन्होंने क्या किया, सी को 5 लाख रुपए में बेच दिया है माल। ए को इसकी वजह से 4% का कमीशन मिलता है। किससे मिलता है, सी से। तो वो कमीशन किसका है बेटा, ए का नहीं, फर्म का है। बाद में ये इनके एग्रीड रेशियो में ए और बी आपस में बांटेंगे। इसके बेटा इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेटा हमेशा CUET के क्वेश्चन में आता है कि पार्टनरशिप डीड हमारी ओरल होती है कि रिटर्न होती है। चलिए जानते हैं। Since partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and conditions may be either oral and written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act। क्या बोला, पार्टनरशिप ऑब्वियस सी बात है एग्रीमेंट का ही आउटपुट है, तो ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि उसमें टर्म्स एंड एग्रीमेंट कंडीशन जो भी हैं एग्रीड हों सारे के सारे पार्टनर्स। तो सच टर्म्स एंड कंडीशंस में भी आइदर ओरल और रिटन। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है बेटा वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी, लॉ इसको बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं करता कि आप रिटन एग्रीमेंट रखें। लेकिन फिर भी अगर हमको क्या करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना है, तो हम लोगों को बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, हमें रिटन एग्रीमेंट रखना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद सच अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसी रिटन एग्रीमेंट को बेटा क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में। पहला, फर्म का नाम व पता, फिर पार्टनर्स का नाम व पता, फिर जो बिज़नेस है बेटा वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, किस टाइप का है, कितना अमाउंट का कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है हर पार्टनर्स के द्वारा, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है तो क्या इंटरेस्ट है, कितना ब्याज लग रहा है, क्या ब्याज नहीं लग रहा, ड्राइंग्स कितना है बेटा, कैसा लग रहा है, उस पर कोई ब्याज है कि नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सैलरी किसी पार्टनर को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गुडविल उस फर्म का कैसे कैलकुलेट होना है, रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या है हमारे फर्म का, कौन सा रिकॉर्डिंग मेथड अपनाया जा रहा है हम लोग की फर्म्स की अकाउंटिंग रखते हुए, ऑडिटिंग का क्या क्राइटेरिया है, बिज़नेस कब स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितनी होने वाली है, बैंक अकाउंट्स हमारे कहाँ कहाँ होंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या रूल्स और रेगुलेशन लगेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होता है बेटा तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे पार्टनरशिप डीड होती है। चलिए इसके बाद हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल। इलस्ट्रेशन 2। देखिए हम लोग सवाल से शुरू करते हैं और हम लोग देखेंगे कि इस बिज़नेस में हम लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिकल से डील करना है। देखिए, आर्या और मारिया आर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। आर्या और मारिया बेटा दो पार्टनर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:1 में बांट रहे हैं। मतलब अगर हमें 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 रुपये आर्या ले लेगी और 1 रुपये मारिया ले लेगी। आगे देखिए, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज कंजक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2025। तो हम लोगों को 31 मार्च 2025 की ट्रायल बैलेंस दी गई है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा पता है क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है जो साल के शुरुआत में पिछले साल का बचा हुआ माल होता है, उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ये बेटा कहाँ जाता है, ये जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। इसके बाद बेटा क्या होता है, परचेज़। उसके बाद बेटा माल ख़रीदते हैं हम लोग, तो हम लोग माल ख़रीदेंगे तो ये कैसा खर्चा होगा, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। देखिए ये सब मैं आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे के सारे जो ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स हैं वो कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बेटा 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है PL अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं,
पीएल अकाउंट में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो माल बनने से रिलेटेड है, मतलब जिसके बिना माल नहीं बन सकता, वो सारे खर्चे कैसे होते हैं, ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और ये कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा, जो हमारे माल बनने के बाद के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, पीएल अकाउंट में। तो देखिए जैसे कि पुराना माल उसी से माल बनेगा, परचेजेस उसी से माल बनेगा, तो ये सब सारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। इसके बाद बेटा रिटर्न इनवर्ड्स है, ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स में क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स, देनदार, कौन कौन हमें पैसे देगा, मतलब हमसे उधार में माल लेके गया है, हमें बाद में वो पैसे देगा, तो ये क्या है, हमारा एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। कंप्यूटर क्या है बेटा, हमारा बैलेंस शीट का एसेट है। इसके बाद रेंट है बेटा, किराया दिया गया है 11 महीने का, तो चलिए ये हमारे माल बनने से रिलेटेड तो है नहीं, ये कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट में चला जाएगा। हमने सैलरी दिया है अपने स्टाफ को, ये भी माल बनने से रिलेटेड नहीं है, ये कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट में चला जाएगा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये हमारी एसेट है। वेजेस मजदूरी होती है, माल बनने से रिलेटेड है, कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी। जनरल चार्जेस बेटा नॉर्मल खर्चे हैं तुम्हारे, इसके बिना माल बन नहीं सकते, कहाँ ये माल बनने के बाद किए जाते हैं, ये कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट में जाएगा। कैश एट बैंक में पैसा पड़ा है बेटा, एसेट है आपकी। आर्या की ड्राइंग्स है, मारिया की ड्राइंग्स है, ये क्या हो जाएगा बेटा, लाइबिलिटी में ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। इसके बाद बेटा सेल्स कैसा खर्चा है, सेल्स कैसी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स बेटा क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, ये परचेजेस में लेस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार, हमने भी क्या किया होगा, किसी से माल खरीदा होगा उधार में, ये सारे हमारे लेनदार हैं, ये हमारी लाइबिलिटी हैं, हमें चुकाने पड़ेंगे। कमीशन मिली है, इनकम है बट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, पीएल के क्रेडिट में। ये आर्या और मारिया की कैपिटल है, ये कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी साइड में जाएगी। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन बेटा ये नई चीज़ होती है जो कि आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल में पढ़ाई जाएगी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर कैसे अपना बिजनेस बनाते हैं। वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, जिसमें डायरेक्ट खर्चे किस में चले जाते थे, ट्रेडिंग में, डायरेक्ट इनकम किस में चली जाती थी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। जबकि पीएल के डायरेक्ट खर्चे किस में चले जाते थे, इनडायरेक्ट वाले, तो इनडायरेक्ट खर्चे पीएल के डेबिट में चले जाते थे, इनडायरेक्ट इनकम पीएल के क्रेडिट में। लेकिन इस बार हमको क्या बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। पीएल अप्रोप्रिएशन बेटा क्या होता है, ये एक नया अकाउंट है जिसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड, अगर फर्म ने पार्टनर्स को कोई भी सैलरी दी, कोई भी कमीशन दिया, कोई भी ब्याज दिया, तो वो सारे खर्चे किस में हो जाएंगे बेटा, डेबिट साइड में। और अगर उसने पार्टनर से कुछ भी ले लिया, जैसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वगैरह ले लिया, तो ये सब कहाँ चला जाएगा बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। आगे देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,000। आपको पता है एडजस्टमेंट की कोई भी चीज़ होती है तो दो जगह जाती है, दो जगह जाती है बेटा। क्यों जाती है दो जगह, इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ होती है तो उसकी पोस्टिंग हमेशा एक ही जगह होती है, लेकिन एडजस्टमेंट में कभी कोई भी चीज़ आती है वो हमेशा दो जगह जाती है, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई, इसीलिए वो लेज़र नहीं बना इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दो जगह लेके जाना पड़ेगा। तो एक जाएगा बेटा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। दूसरा क्या है, रेंट फॉर मंथ ऑन मार्च 2025 हैज़ नॉट बीन पेड। रेंट है बेटा, एक महीने का रेंट नहीं पे किया गया है तो आउटस्टैंडिंग है तो दो जगह जाएगा, एक जाएगा पीएल के डेबिट में और दूसरा बेटा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज साइड में। डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाई 20%। ये देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे हमें क्या करना है, डेप्रिशिएशन लगाना है, दो जगह जाएगा, एक पीएल के डेबिट में जाएगा क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, और दूसरा हमारे बैलेंस शीट के एसेट में, कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मारिया इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए 10,000 रुपये पर मंथ, मतलब 1,20,000 रुपये मारिया को सैलरी दी गई है, तो ये खर्चा है फर्म के लिए, तो कहाँ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में चला जाएगा। और साथ ही साथ बैलेंस शीट के कैपिटल में, मारिया के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या है, उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है
तो ये भी हमारा खर्चा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जो मारिया और आर्या की कैपिटल है उसमें ऐड हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा।